अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज हम मौजूद हैं थाना शालीमार के इलाका में, जहां पर दिल दहलाने वाला जो है वो आज एक वाक़या ऐसा सामने आया जिसमें जो है वो इंसान की रूह कांप जाती है। जिस तरह से हमारे माशरे में नाजरीन लव मैरिज का रुझान दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उससे दुगनी जो है वो तादाद डिवोर्स में भी देखने में नज़र आ रही है। जो पहले लड़की लड़का पसंद की शादी करते थे, कुछ महीनों बाद जो है वो उनमें कत्ल व गारत और तलाक वाला सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक वाक़या जो है वो शालीमार के इलाका में पेश आया, जिसमें जो है वो 20 साला महमूना ने जो है वो अपनी पसंद की शादी की, और शादी भी उस मर्द से की जो कि पहले से शादीशुदा था, और उसकी 18 साल की जवां साला बेटी भी थी, और ये गांव में मुकीम था। और जब ये लाहौर में आता है तो महमूना के साथ इसके ताल्लुकात जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। आखिरकार वालिदैन मजबूर होकर महमूना की शादी जो है वो कर देते हैं। आखिर में क्या होता है, महमूना के नाम जो है वो जो घर लगाया जाता था, उस घर को फ़रोख्त करने के लिए महमूना को ज़ोर दिया जाता है कि फ़ौरी तौर पर इस घर को सेल करो, मैंने लोगों का कर्ज़ा उठा रखा है और मैंने कर्ज़ा उतारना है। जिस पर महमूना जो है वो 4 माह की हामला भी थी, और इससे कबल भी जो है वो उसकी तकरीबन 3 साल की पहले भी बेटी थी। महमूना ने जो है वो अपने शोहर को मना किया कि ये घर फ़रोख्त ना करो, हम जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे, और घर फ़रोख्त करने के बाद जो है वो हमारा कोई पुरसाने हाल ना होगा। लेकिन उसके खामद ने जो है वो अपनी बीवी को जो है वो पहले कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसको जो है वो आग लगा दी, और फौरी तौर पर जो है वो वहाँ पर आग लगाने के बाद एक ड्रामा रचा दिया कि जो है वो घर में आग लग गई है और मेरी बीवी जो है वो झुलस कर फौत हो गई है। लेकिन ताहाल वहाँ पर पुलिस पहुँची और पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। आज हम जो है वो शालीमार के इलाका में उनके घर के बाहर मौजूद हैं। महमूना की जिस तरह से मैंने बात की, महमूना ने जो है वो लव मैरिज शादी की थी, और उसकी एक बेटी है, और जब इसको कत्ल किया गया उस वक़्त ये 4 माह की हामला थी। जो है वो महमूना की वालदा और उसकी बहन और उसका भाई भी मेरे साथ इस वक्त घर पर मौजूद हैं। हम उनकी जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो है वो महमूना को किस तरह से कत्ल किया गया। मैं बल्कि अपने कैमरामैन से जो है वो नुमान से कहूँगा ये वो घर दिखाएं कि जहाँ से महमूना की डोली जो है वो बड़ी धूमधाम से उठी थी, और उसको ब्याह कर जो है वो यहाँ से ले जाया गया था। लेकिन इस दरवाज़े पर जो है वो इसकी लाश आई। जिस तरह से अभी भी जो है वो गैरतमंद लोग जो है वो अपनी बेटी को इस बात का दर्स देते हैं कि इस घर से तुम्हारी डोली जा रही है, लेकिन इस घर के अंदर जो है वो तुम्हारी लाश, तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए। आखिरकार वही हुआ। इस घर के अंदर से उसकी डोली तो गई, लेकिन इस घर के अंदर उसकी लाश आई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि इनकी फैमिली से हम जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि महमूना का उसके साथ तमाम मामलात क्या थे, और उनके पास जो है वो उसकी कम सिन बच्ची इशाल फातिमा जो है वो तकरीबन जिसकी उम्र 3 से 4 साल है, वो भी इसी घर में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि हम उनकी फैमिली से भी बात करें। जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं महमूना के घर में शालीमार के इलाका में, और मेरे साथ उनकी फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि महमूना को पहले कत्ल किया गया, फिर उसको आग लगाई गई। आग लगाने के बाद उसके अपने ही खामन ने जो है वो एक झूठा मोहल्ले में शोर शराबा शुरू कर दिया कि मेरी बीवी जो है वो झुलस कर फौत हो गई है, और आग लगने की वजूहात भी मालूम नहीं हुई। लेकिन अगर बात करें हम मुकदमे की, तो FIR के मुताबिक जो है वो उनकी वालदा इस केस की मुद्दई है। थाना शालीमार में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और इन्होंने अपने ही दामाद को, जो अपनी बीवी का कातिल है, उसको जो मुकदमे में नामजद किया था, पुलिस ने ताहाल उसको गिरफ़्तार कर लिया है। मेरे साथ आज उसकी मुकम्मल फैमिली यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले उनके भाई की तरफ चलेंगे, जिन्हें इंतहा का दुख है कि हमारी बहन को इस तरह से जो है वो ज़िंदा जला दिया गया है। इस तरह तो कोई जानवर को भी जो है वो नहीं जलाता जिस तरह से इंसान को जलाया गया है। आप मुझे थोड़ा सा बताएं महमूना के मुताबिक, आप उसके बड़े भाई हैं, किस तरह से आपका वक्त गुजरता था उसके साथ? मोहम्मद उमर मेरा नाम है। महमूना का भाई मुझसे वो 2 साल छोटी थी। इसी घर से आज से तकरीबन 4 साल पहले हमने उसे ब्याह से भेजा था उस घर में। उसका शोहर, जिसका नाम अल्लाह देता फाहद है, उसने शादी के कुछ देर बाद से पैसे की डिमांड करना शुरू कर दी कि मैंने कारोबार के हालात मेरे दुरुस्त नहीं है, मैंने हालात ठीक करने के लिए कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करने हैं।
थोड़े थोड़े करके ना उसने अपनी वाइफ के ज़रिए अम्मी से ही पैसे लेना शुरू कर दिए, जो कि तकरीबन 5 लाख के करीब अमाउंट है टोटल। तो जब अम्मी मांगते थे उससे, तो यहाँ पे तो वो टाल मटोल करके चला जाता था, लेकिन घर जाके सिस्टर को डरादम का करना उसने कि हमारी अम्मी इस तरह थोड़ी करते हैं, उन्होंने बेटी दी है, मुझे पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास। वो अपनी बीवी को कहता था, लेकिन हमसे वो टाइम ले लेता था। नाजरीन, ससुराल वालों से 5 लाख रुपया इसने उधार मांगा। उधार लेने के बाद अपना वक़्त गुजारा किया। जब 5 लाख की उसके ससुराल वालों ने वापसी की डिमांड की तो अपनी बीवी के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया कि आपकी वालदा, आपका भाई मुझसे पैसे क्यों मांगता है। इसका मकसद तो ये नहीं था ना कि उसने 5 लाख रुपया तो उधार ले लिया और जानबूझकर बहाना बना रहा था लड़ाई करने का। जब उसने पैसे उधार लिए थे इस फैमिली से, ये अम्मा जी भी मेरे साथ बैठी हैं, काफ़ी अफसरदा है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन ताहाल जो है वो पहले इन भाई से बात करते हैं जो हमें मुन्ना के मुतालिक बता रहा था। उमर जी, उसके बाद क्या हुआ जब पैसों की डिमांड करते थे? पैसे तो उसके ना दिए, लेकिन उसने एक और चीज़ रचाना शुरू कर दी। वो ये थी कि जिस घर में मेरी हमशीरा रिहाइश पजीर थी ना, वो घर मेरी हमशीरा के नाम था। उस पर उसने फोर्स करना शुरू कर दिया कि मैं अपने कारोबारी हालात दुरुस्त करने के लिए, मार्केट का कर्जा उतारने के लिए ये मकान मुझे बेचना पड़ेगा, ये मकान बेच। उसने कहा जी पहले तो हमारे हालात दुरुस्त नहीं है, ये घर भी बेच दूँगी। लोगों से इसने कर्जे उठाए हुए तो भाई लोगों को पैसे देने थे जो कह रहा था मैंने कर्जे उतारने। मार्केट से मैंने चेक किया, इसने काफ़ी बंदे को पैसे देने थे मार्केट। इसकी वजूहत क्या थी? इसका कारोबार क्या था? कुछ जुआ खेलता था, कुछ अयाशी करता था, कुछ शराब वगैरह पीता था, जो लोगों के इतने कर्जे जो है वो इसने सर पे चढ़ा रखे थे। और अपने ससुराल वालों से 5 लाख रुपए दे के उसके कर्जे नहीं उतरे तो मकान फरोख्त करने चल पड़ा। इसके मुताबिक जो है ना, इसके अपने बकौल के पहले ये दुकान जो थी ये और इसका भाई आपस में मिलकर चलाते थे। इसके भाई को कारोबार में लॉस हुआ, वो दुकान इसके हैंड ओवर करके चला गया। ये खुद ही बताता है, हमें नहीं इस चीज़ का पता, ये शादी से पहले की बात है। और ये कहता है कि जब मैंने दुकान अपने ज़ुम्मा ली तो मार्केट में बैठ के एक फ़ैसला हुआ था कि इस दुकान के ज़ुम्मा जो भी पैसा जात हैं, वो जो बंदा दुकान चलाएगा वो अदा करेगा। इसका भाई भरी ज़ुम्मा हो गया और इसने पैसे अदा करने थे इसके बकौल, हमें इस चीज़ का नहीं पता। तो मार्केट में जो इसके ऊपर कर्जा था वो कहता था कि ये मकान बेचो, लिहाजा वो नाम मेरी सिस्टर के था। सिस्टर मानती नहीं थी। जो जिस दिन का ये इंसिडेंट है उससे कुछ अरसा पहले, हफ्ता 10 दिन। उमर, अगर मकान फरोख्त कर देते, जो पैसे आने थे मकान के वो तो कर्जों में चले जाने थे, फिर इस फैमिली का क्या बनना था? मैमूना का क्या बनना था? मैमूना की बच्ची जो है वो इशाल फातिमा जो हमने दिखाई है उसका क्या बनना था? वो कम से कम बच्ची है। उस घर में ये दोनों मियाँ बीवी और इनकी बच्ची रहती थी, 4 माह की वो हामला भी थी। अगर वो मकान सेल कर देता किसी को तो जितने पैसे आने थे वो तमाम के तमाम तो ज़ाहिर बात है उन जिनसे कर्जे लिए हुए थे उनको वापस चले जाने, तो फिर इनका गुजारा कैसे होना था? यही तो एक बात है कि जो इसने कर्जा लिया हुआ था, पैसे जो आने थे वो तो वापस चले जाने थे कर्जे वालों के पास। कारोबार कैसे स्टैंड हुआ वो तो उधर का उधर था। पैसे कारोबार में तो इन्वेस्ट नहीं थे उन्हें, वो तो चले जाने थे जिससे लिए थे। हमें अगर नज़र आए कारोबार ऊपर जाना है तो पैसे तो चलो उसे पहले भी 5 लाख दिए थे, ऊपर तो नहीं आया, वो वैसे ही किसी से लिए उसके पास चले गए, कारोबार में तो नहीं आए। और अगर ये मकान बेच देती मेरी सिस्टर तो फिर पहले इसके पास पैसे नहीं थे तो 15-20 हज़ार मजीद इसे और चाहिए होना था किराए के लिए, जिसमें मजीद मकरूज होना था। नाजरीन, अगर इसने मकान किराए पे लेना था तो मकान किराए पे लेकर जाहिर बात है हर महीने उसका 20,000 रुपये रेंट भी देना था। अगर किसी अच्छी हालत का मकान लेते तो उसमें इसको जो है वो 35 से 40,000 रुपये का मकान मिलना था। फिर उसके बाद सबसे पहले तो जहाँ मकान किराए पे लिया जाता है तकरीबन 2 से 4 लाख रुपए एडवांस भी उनको देना पड़ता है। और उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे, वो तो खुद अपने ससुराल से जो है वो 5 लाख रुपए उधार लेकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन उस मकान को भी ये सेल करना चाहता था। मियाँ बीवी की असल जो लड़ाई थी वो यही थी कि खामन जो है वो मकान बेचना चाहता था और जो बीवी थी वो घर बनाना चाहती थी। फिर उम्र इसके बाद क्या हुआ? जिस वाक़े के कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि मोहल्लेदार मेरी सिस्टर को ये चीज़ बताते थे कि जब ये तुझे अम्मी से मिलाने के लिए लेके जाता है ना, तुझे छोड़ के इधर आ जाता है। मेरी सिस्टर कहती थी ये तो काम पे जाते हैं, लेकिन वो बताते थे कि काम
स्टे नहीं था जाता, ये इधर आता था प्रॉपर्टी डीलर को लेके मकान दिखाने के लिए, सेल आउट करने के लिए। मकसद ये कहने का है कि जब मैमूना अम्मी को मिलने के लिए आती थी, जब वो लेके आता था, छोड़ने के बाद वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी डीलर को जो है वो मकान दिखाने के लिए आता था ताकि किसी को पसंद आ जाए, मैं उसका कोई एडवांस पकड़ सकूं और उसको सेल कर दूं। यही बात है जी, बिल्कुल यही बात है। और वाकई के कुछ रोज़ पहले की बात है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, जब ये मकान ख़रीदा गया था वही बंदा उस मकान ख़रीदारी में शामिल था, वही बंदा बता रहा था कि बाजी आपको मैं इधर आपके घर के आगे खड़े होकर बात डिटेल से नहीं बता सकता, मेरे दफ्तर आएँ तो मैं आपको ये चीज़ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि तुम्हारा मियाँ जो है इसके पेपर भी तैयार करवा रहा है। तो यही शायद चीज़ अम्मी को भी उसने बताई उसी रात, जिस दिन का वाक़या है उस एक रात जो पहली थी अम्मी को बताई। और मेरी सिस्टर का बोलापन ये था कि वो उसकी चापलूसी में आके ना उसके बगैर बात किए बगैर रहती नहीं थी, उसको बता देती थी। शायद यही बात उसने बताई कि मैंने तुम्हारे पेपर भी चेक देखने हैं, अब जो तुम बना रहे हो मुझे जिसका पता चल गया है। तो शायद इसी बात पे वो ना रह पाया कि मेरा तो हर चीज़, हर जो मेरा राज है इसके आगे खुल गया है। अब ये तो बताएगी अपनी अम्मी को भी जाके, पहले मैंने उसके उनके पैसे देने हैं, मार्केट का भी मैं मकरूर हूँ, अब वो पैसे भी ज़बरदस्ती मांगेंगे मुझसे, मार्केट भी पैसे मांग रही है, और ये जो पेपर मैंने तैयार करवाए हैं शायद इसके अगेंस्ट मेरे खिलाफ वो कार्रवाई भी करें, मैं तो मज़ीद फंस जाऊँगा। वो इस हालात से बाहर आने के लिए इस मकान को बेचने की खातर, मेरी सिस्टर तो मान नहीं थी, उसने मेरी सिस्टर को मारा। मैंने जब देखा है डेड बॉडी हॉस्पिटल में, मेरी सिस्टर की डेड बॉडी की जो कंडीशन है ना, इस तरह हाथ है गर्दन को और पाँव जैसे रुकू में होते हैं इस तरह बैंड है, और जिससे मैं ये फील कर रहा हूँ कि मेरी सिस्टर का जब इसने गला दबा के मारा है ना, आग लगा के नहीं मारा, गला दबा के मारा, या इस तरह कोई चीज़। आपके मुताबिक सबसे पहले उसको जो है वो तशद्दुद किया गया, फिर गला दबाया गया, जब उसकी जान निकल गई, उसकी रूह परवाज कर गई, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो कोई पेट्रोल या ऐसा कोई मोबाइल या मिट्टी का तेल जो है वो डालकर आग लगाई गई ताकि जो है वो वकूए को जो है वो एक जैनुइन वकूआ साबित किया जा सके कि जो है वो इसने पहले आग लगाई है, उसके बाद जब लड़की की जान निकल गई तो फिर ये इसने ड्रामा रचा दिया। जी बिल्कुल, इसने पहले उसे मारा जब इसने सोचा कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ, ये तो इसका मेडिकल प्रूफ करेगा कि इसे मारा गया। उसने इससे बाहर आने के लिए कि ये किसी को साबित ना हो सके, मेडिकल प्रूफ ना कर सके, उसने कोई इसके ऊपर चीज़ तेज़ाब फेंका है या उसके ऊपर कोई पेट्रोल छिड़का है, फिर आग लगाई है, घर के ऊपर झंडे लगा के पेट्रोल के आग लगा के, ताकि इसकी बॉडी इस कदर जल के राख हो जाए कि मेडिकल में कोई चीज़ प्रूफ ना कर सके, और घर के बाहर से लॉक करके चला गया ताकि हल्की फुल्की आग देख के मोहल्लेदार अंदर आके बचाने की कोशिश ना करें। अगर मेरी सिस्टर जिंदा को आग लगाई होती उसने तो चीख पुकार करनी थी। मेरी सिस्टर की बॉडी तो बेडरूम से बाहर नहीं आ सकी, इट्स मीन कि उसने मार के उसे ये काम आग लगाई है। और दूसरी बात ये है कि वो थाने में बड़े दावे से कह रहा था मकान तो मेरे नाम है, जिससे ये चीज़ मैंने सोची है कि जिस दावे से वो कह रहा है ज़रूर उसके पास कुछ इस तरह का पेपर होगा जिस पे उसने मार के कोई थंब वगैरह लगवाए हैं, थंब वगैरह लगवा के बाद में ये उसे आग लगाई है, और उस पेपर की बुनियाद पे वो कह रहा है कि मेरे पास तो ये मकान तो मेरा है, जो मेरे पास प्रूफ भी है वो प्रूफ शायद वही पेपर होगा जो उसने कत्ल किया है, उसके बाद उसके अंगूठे लगवाए होंगे, फिर इसको इसने मारा होगा, आग लगाई होगी। नाज़रीन, मुलज़म की अगर बात करें तो इंतहाई शातिर मुलज़म था जिसने पहले बीवी को कत्ल किया, फिर उसके बाद उसको आग लगाई, फिर उसके बाद एक वहाँ पे ड्रामा रचा दिया कि मेरे घर में आग लग गई है। ताहाल जो है वो मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। मेरे साथ उनके भाई जो है वो उमर यहाँ पर मौजूद थे, उनकी भी आपने बात सुनी, इनकी वालदा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जो है वो उनकी वालदा से हम गुफ्तगू करेंगे कि उनके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि उनके जिगर का वो गोशा था। माँओं के साथ जो बेटियाँ होती हैं टेलीफोन पर अपना दुख सुख जो है वो एक दूसरे को पूछती बताती रहती हैं। अब अम्मा जी की भी जानिब चलेंगे, लेकिन मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त महमूना की वालदा यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी जो लख्ते जिगर थी वो इस दुनिया में नहीं रही। बात की जाए इनके दामाद की, तो दामाद ने जो है वो पहले दिन से ही इनकी कमर में जो है वो खंजर घोंपा था। उसको प्यार मोहब्बत के साथ शादी के लिए पहले मनाया, फिर उसको जो है वो मकान का लालच दिया गया। उसके बाद वही मकान हथियाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए। 5 लाख रुपए जो है वो अम्मा जी से जो है वो उधार भी लिए गए। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा भी ये जो अम्मा जी हैं, ये है उनकी वालदा भी हैं जो कि महमूना की, उनकी तरफ चलेंगे। अम्मा जी, इंतहाई अफसोस हुआ आपकी बेटी का। मैं देख सकता हूँ कि आपकी कैफियत क्या है, आपके दिल पे क्या बीत रही है। आपकी लख्ते जिगर थी आपकी बेटी, आपके साथ उनका टेलीफोनिक रब्ता भी था, गमी खुशी भी जो है वो बात होती, आपकी तबीयत के हवाले से भी हाल अहवाल पूछती रहती थी। क्या कहेंगे आप? यही कहूँगी कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ है अल्लाह की वैली बिल्कुल के साथ भी न करे, और जिसने किया है ऐसी हालत उसकी भी हो। इससे बढ़ के मैं और क्या कहूँगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी ऐसे बच्चे के पास मेरी आवाज़ पहुँचे जो ये कर सके, इसका रिजल्ट निकाल सके। अम्मा जी, महमूना आपको अमूमन टेलीफोन भी करती थी, कभी सुबह कभी शाम। होते ही ना बेटियां अपनी वालिदैन को अपना दुख सुख भी बताती हैं। जो बात आपके साथ वो कर सकती थी वो उम्र के साथ नहीं कर सकती थी, वो अपनी बहनों के साथ नहीं कर सकती थी। कैसा आपके साथ उनका रवैया था? मेरे साथ उसका ऐसे ही रवैया था कि जैसे एक से ही निकल है। हर बात मेरे से शेयर करते, हर बात मुझे बताते, यहाँ तक कि ये कहते थे कि मामा मैंने बात तो कर ली है, आप परेशान ना होना, वैसे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, आप परेशान ना होना। बस यही तसल्लियाँ देते थे। नाजरीन, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि जो बेटियाँ होती हैं वो दूसरे घरों में भी जाकर अपने वालिदैन का ख्याल रखती हैं। जिस तरह से लोग कहते हैं कि बेटे और बेटियों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बेटियां होती हैं वो माँ बाप की बड़ी वफ़ादार होती हैं, चाहे बेटे इतने वफ़ादार ना हो। लेकिन बेटियां किसी दूसरे मुल्क भी चली जाएं, दूसरे अजला भी चली जाएं, किसी दूसरे घर में भी आके चली जाएं, लेकिन उनकी दिमाग, उनकी सोच में अपनी वालदा का ख्याल ज़रूर होता है। और इसी तरह से जो है वो महमूना भी अपनी वालदा के साथ टेलीफोनिक जो है वो बातचीत करती थी, उन्हें अपने दुख दर्द से आगाह करती थी और साथ साथ ये भी कहती थी एक बेटी होने के नाते कि अम्मी मैंने आपको अपना दुख बता दिया है, लेकिन इससे परेशान ना होना, मैंने आपको अपनी बात बता दी है। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। अगर उसके दिल में कोई बात थी उसके खामन की जानिब से या उसके किसी रिश्तेदार की जानिब से, वो तमाम बातें जो है वो अपनी वालदा के साथ डिस्कस करती थी, लेकिन आखिर में ये बात ज़रूर कहती थी कि अम्मी आप परेशान ना होना, जो मेरे दिल में बात थी मैंने वो आपसे कर दी। अमूमन आपसे टेलीफोन पे बात भी होती थी, फिर क्या कहती थी आपसे? यही कहती थी कि मामा आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप हमेशा दिन अपना फ्रेश रखा करें, जो भी दुनिया है आपसे है, आप हमारा सब कुछ है, हम नहीं चाहते कि आपको कुछ हो। अम्मा जी, मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह दिता के साथ ये रिश्ता तय पाया जा रहा था, उस रिश्ते में आप कितने खुश थे और अल्लाह दिता ने क्या ऐसे ख्वाब दिखाए कि चलो उसकी शादी भी हो गई। लेकिन ये भी बात सामने है कि अल्लाह दिता जो आपका दामाद था वो पहले भी शादीशुदा था, उसकी जमा साला बेटी जो है वो गाँव में एक रिहाइश पजीर है, उसकी बीवी रिहाइश पजीर है। आया कि आप समझते हैं कि सोतन को बर्दाश्त नहीं करती, उस औरत का इसको कत्ल करवाने में कोई ऐसा इक़दाम हो? ज़रूर होगा। अक्सर वो यही सोचती थी कि ये ज़्यादा दूसरी दे दी थी ज़बान से कि ठीक है तुम दूसरी शादी कर लो। बहन भाइयों ने भी इजाज़त दे दी, बकायदा मेरे पास आ गए, तक मांगा, सब कुछ हुआ। पर मैंने अपनी तसल्ली के लिए उसको कहा था कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हें रिश्ता देने। फिर उसने मुझे यही तसल्ली दी कि मैं आपके पास घर लेके दूँगा, इसको अपने गाँव में नहीं रखूँगा, आपके पास रखूँगा। आपका हर वक्त मुझे पता होगा कि आप उनके पास हैं और आप उनको देख रही हैं, आप किसी तरफ से भी परेशान नहीं होंगी। यही तसल्ली देने के बाद ये सारा रिश्ता कहना हुआ। मुझे ये भी बताएं कि
जब अल्लाह ताला के साथ ये रिश्ता तय पाया गया, और इससे पहले तो आप खुश नहीं थे कि रिश्ता नहीं तय पाया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि मेरी बेटी जो है वो गैर शादीशुदा है तो किसी गैर मर्द के साथ या गैर शादीशुदा जो है वो मर्द के साथ जो है उसको ब्याया जाए। लेकिन हमें ये भी पता चला है कि वो आपके घर के बाहर आके कहता था अगर मेरी शादी मैमूना से ना करवाई तो मैं खुद को गोली मारकर या आग लगाकर इसका मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवा दूँगा। यही सोच के हमने कहा हाँ ठीक है कि गाना करें कि बच्चे पीछे क्या कहता था वो आपसे, आपको ब्लैक बस यही कहता था कि आप मुझे जाने देंगे मैं आप मुझे जाने देंगे तो मैं कहती थी कि बच्चे पीछे दिए अल्लाह मुझे नाराज था बस अल्लाह ने पाया जो मैंने अम्मा जी का कहना था कि मुझे अल्लाह का ही खौफ आया कि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर के बाहर जो है ये खुद को आग लगा ले या खुद को कोई ऐसा कदम उठा के खुद को मार ले कि जिसका तो मुकदमा मेरे बच्चों पे दर्ज ना हो जाए। और दूसरा मुझे खौफ खुदा ये आया कि पहले से ये शादीशुदा था और इसकी बीवी थी, इसके बच्चे थे, अगर इसने खुद को कुछ कर लिया तो वो बीवी बच्चे भी जो है वो हाथ से जाएंगे, वो परेशान होंगे जिस तरह से आज ये परेशान है। मैमूना की अगर बात करें तो मैमूना को उसने घर तो किराए पर लेके दिया था, लेकिन उसी घर को जो है वो दोबारा बेचना चाहता था, जो कि उसकी बीवी इस बात पे हरगिज़ राज़ी ना थी कि उसको जो है वो घर को फरोख्त किया जाए। लेकिन आखिरकार उसने ये कदम उठाया। लेकिन उमर से भी मेरी बात हुई लड़की के भाई से, वो भी इस बात पे जो है वो बज़िद है कि इसको कत्ल करने में सिर्फ अल्लाह ताला का हाथ नहीं, उसकी जो बीवी है पहली जो गांव में है उसके साथ उसकी मुशावरत है, और कानून के मुताबिक अगर उसकी मुशावरत बनती है तो 109 का जो है वो मुकदमा भी उस पर बनता है, क्योंकि ऐसे हालात में अगर किसी को कोई क्राइम करने के लिए उकसाता है तो उसके ऊपर 109 का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। उमर की बात भी बड़ी अच्छी जो है वो समझ में आई कि ये अकेला आदमी नहीं था इतना बड़ा जो प्लान कर सके। जिस तरह से इन्होंने बताया कि उनकी जो जब वो कत्ल की गई तो उनकी टांगें जो थी वो ऐसे लगता था जैसे रूह की जन की गई हैं, उस तरह से बेंड की हुई थी, ताकि अगर किसी भी जानदार चीज़ को आप आग लगाने की कोशिश करते हैं वो चीखती चलाती ज़रूर है। पहले उसको तशद्दुद किया गया, फिर उसका गला दबाया गया, फिर उसके ऊपर जो है वो पेट्रोल छिड़क कर जो है वो आग लगाई गई, और मोहल्ले में शोर शराबा झूठा किया गया कि जो है वो हमारे घर में आग लग गई है, तो आग की वजह से जो है वो मेरी बीवी फौत हो गई है। ताहाल यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि जब इन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने दामाद को जो है वो कॉल की थी, और दामाद का भी यही कहना था कि मैं कहीं बाहर हूँ, घर जाके आपकी टेलीफोनिक बात करवाता हूँ। और जब ये घर जाता है तो वापसी पर दूसरी कॉल करता है कि हमारे घर में आग लग गई है और मैमूना इस दुनिया में नहीं रही। मज़ीद इस हवाले से दोबारा जो है वो उमर की जानिब चलेंगे जो उसका भाई है। उमर, थोड़ा सा बताएं कि ये ड्रामा कैसे किया इन्होंने कि पहले टेलीफोन पर आप सिस्टर से बात करना चाहते थे, फिर उसके बाद उसने कहा कि वो आराम कर रही है मैं बात कराता हूँ, आपको शक व शुबात कैसे पैदा हुए? कि मेरी अम्मी को ना फ़ोन आया था उसका, लेकिन अम्मी गए थे वॉक पे, मोबाइल था घर। उन्होंने कहा जी अम्मी से बात कराओ, मेरी छोटी, हम तो काम पे थे, सिस्टर ने कहा जी अम्मी वॉक करने के लिए गई हैं। उसके बाद कॉल बंद हो गई। शायद वो कोई ऐसी चीज़ थी जो घर में हो रही थी जो अम्मी को ही बताना चाहती थी, सिस्टर को इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहती। तो जब तक अम्मी आए घर उसके बाद उसका नंबर नहीं लगा, आखिरी कॉल थी उसकी अम्मी के साथ। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूँ, उसकी जो वाइफ थी ना, आपने सवाल किया कि कैसे आपको पता चलता है कि उसका हाथ है। पहले तो राजी थी, शादी हो गई, सारे घर वाले आए रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन रिटर्न तौर पे तहरीरी तौर पे उसने कोई ऐसा इजाज़तनामा ना लिख के दिया जिसकी वजह से मेरी सिस्टर का निकाह रजिस्टर नहीं हो सका आज तक। निकाह रजिस्टर करवाने के लिए पहली बीवी का इजाज़तनामा होना ज़रूरी होता है, फिर यूनियन कौंसिल जो होती है उसे रजिस्टर कंप्यूटराइज निकाहनामा जो होती है इशू करती है। वो उस ही वजह से वो राज़ी बाद में तहरीरी तौर में नहीं थी, वो नहीं थी चाहती कि इसके साथ रहे, इसे छोड़ दे या कोई ऐसा मामला हो इसके साथ इसका रिश्ता ना हो।
उसने रिटर्न तहरीरी तौर पे इजाज़तनामा नहीं दिया, यूनियन कौंसिल में बयान जारी नहीं किया, जिस वजह से वो नकानामा रजिस्टर्ड नहीं हो सका, वो आज तक नकानामा। आपका मकसद कहने का यही है कि जो उसकी पहली बीवी गांव में रह रही थी, उसकी जानिब से सिर्फ ज़बानी कलामी जो है वो आपके सामने उस औरत ने इसको इजाज़त दी थी, या ये खुद कहता है कि मुझे इजाज़त मेरी बीवी ने दे दी है? इस तरह आपके मुताबिक जो है वो उसका निकाहनामा भी जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, क्योंकि उसने तहरीरी इसके पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी थी कि जिसको जाके यूनियन कौंसिल में दिखा सकता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और मेरा निकाहनामा जो रजिस्टर किया जाए। जी बिल्कुल, इसकी वाइफ तो जाहिर सी बात है पहले राज़ी हो गई, जिस वजह से वो सगी खाला की बेटी थी, सगी खाला की बेटी थी। उसकी सास जो है उसकी खाला हुई थी, उसकी खाला जो फाहद की जो अला देता है उसकी माँ हुई, उसके माँ बाप बहन भाई सब आए थे रिश्ता मांगने के लिए और सब ने शादी में शमूलियत की थी। इसका मतलब है पहली बीवी राज़ी थी तो तभी वो आए थे ना, लेकिन तहरीरी तौर पे वो इनकारी थी, वो नहीं थी चाहती। उसी वजह से नकाहनामा ना रजिस्टर हुआ और ना रजिस्टर होने की वजह से आज जो मेमूना की बेटी है 3 साल उसका पता नहीं किसकी है, क्योंकि नकाहनामा नहीं है, लीगली तौर पे वो किसी जगह पे इंदराज नहीं है, तो बेटी उसी की, मेरी सिस्टर की बेटी अल्लाह दिता की ही बेटी है, लेकिन किसी जगह पे हम ये कैसे दिखाएंगे कि उसके नाम बर्थ सर्टिफिकेट किसका है, क्योंकि नकाहनामा ही नहीं था। अगर वो होता तो आगे बर्थ सर्टिफिकेट बनना था, और मेरे पास इस तरह का मैनेज इंतज़ाम था कि मैं उसका नकाहनामा रजिस्टर करवा सकता। मैं जब उसे कहता था ना कि मैं अदालत में वकील साहब के साथ बतौर क्लर्क हूँ, हमारे साथ उधर अदालतों में जो होते हैं लव मैरिज होती है वो तो एक दिन में सब कुछ कर देते हैं, उनके पास इतने सोर्सेज होते हैं कि वो रजिस्टर करवा देते हैं। पहली बेबी का अगर इजाज़तनामा नहीं भी है वो किसी न किसी तरीके से अंदराज हो जाता है एप्लीकेशन देके, लेकिन वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं था होता, कहता अच्छा मैं कर लूँगा, मैं सोचता हूँ, शायद उसकी शुरू से ही ये प्लान। नाज़रीन, ये टाल मटोल से काम करता था। जिस तरह से मैंने बताया कि पहले दिन से जो है वो इनको इसने ब्लैकमेल किया कि आपके घर के बाहर मैं खुद को गोली मार लूँगा, खुद को आग लगा लूँगा। ये शरीफ फैमिली थी, इन्होंने जो है वो उसकी जान बचाने के लिए जो है वो उसकी बात मान ली और अपनी जो है वो बेटी का रिश्ता उसे दे दिया। उसकी उम्र की अगर बात करें तो वो तकरीबन 40+ था और लड़की की उम्र तकरीबन 20 थी। मैंने जिस तरह से बताया कि अल्लाह दिता जो है वो पहले से भी शादीशुदा था और उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 17-18 साल जो है वो है, और गांव में वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रहायश पजीर था। और यहाँ पर आकर इनको ब्लैकमेल करने के बाद जो है वो बच्ची के साथ उसने शादी कर ली मेमूना के साथ। मेमूना की वालदा की जानिब चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरी जब कॉल हुई थी तो किस तरह से कोई जो है वो उनके साथ बातचीत हुई। अम्मा जी मुझे बताएं थोड़ा सा कि जिस दिन ये वकूआ हुआ है आपको मेमूना की तरफ से टेलीफोन आया था? हाँ, मुझे एक दिन पहले फ़ोन आया था, कह रही थी कि मामा एक ऑर्डर आया है, मुझे दरवाजे को लॉक किया। लॉक करने के बाद कहता है मेमूना बेटा मैंने तुझे ये घर चलाया था और आज मैं सुन रहा हूँ कि तुम्हारा मियाँ देखने के माँ बाप हो रहा है और कागज भी बना रहा है। यानी कि प्रॉपर्टी डीलर जो है वो मेमूना का दरवाज़ा खटखटा के कहता है कि बेटा ये घर मैंने आप ही को जो है वो लेकर दिया था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये आप लोग घर बेच रहे हैं। तो मेमूना ने अगर ये बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि हम तो मकान बेचना ही नहीं चाहते। इसका मकसद ये है कि अल्लाह दिता बाहर से जो है वो मकान को बेचने का कोई चक्कर चला रहा था। बिल्कुल इसी तरह की बात है। और फिर उसने यही कहा कि भाई हम इसका कैसे कह सकते हैं, कहते हैं कि ठीक है तू मुझे मिलना, मैं अब दरवाजे से सारी बातें तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है, फिर तुझे मैं प्रूफ के साथ सारी बातें बताऊँगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे ही इसको पता चला कि मेरी बीवी का बेटा होने वाला है तो पीछे गाँव में बात की, उसको नागवार गुजरी होगी जिस वजह से उसका कि ये वारिस नहीं होना चाहिए। आपका मकसद कहने का ये है कि नाज़रीन इनका मकसद वालदा का कहने का ये है कि जब मेमूना 4 माह की हामला हुई तो हामला होने के बाद अल्लाह दिते ने अपनी पहली बीवी को ये खुशखबरी सुनाई और उसके बाद ज़ाहिर बात है वो सोतन थी तो उसने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। इनके मुताबिक कि उसको जब ये बात बताई गई जो है वो प्रेगनेंसी वाली, तो उसने इस बात को जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं किया और फिर दोनों मियाँ बीवी ने मिल के जो है वो ये प्लान बनाया कि किस तरह से मेमूना को जो है वो इसका खात्मा किया जा सके। मेरे साथ यहाँ पर इनके और भी फैमिली मेम्बरान मौजूद हैं इनकी,
सिस्टरें भी मौजूद हैं और इनके जो है वो फैमिली का, इनका जो बड़ा भाई है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जो है वो उनकी जानिब चलें। ऐसे दरिंदे को करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर उनकी सिस्टर जो है वो मुनज़्ज़ा इकबाल यहाँ पर मौजूद है। फिर एक बार उनकी तरफ चलेंगे, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि किस तरह से आपकी सिस्टर का आपके साथ प्यार मोहब्बत था, उनकी बीती हुई बातें भी आपको याद आती होंगी, और उसके शोहर के हवाले से भी बताएं जो उसने ज़ालमियत की है। जी वालेकुम सलाम। मैं मेमूना की सिस्टर हूँ और मैं उससे बड़ी हूँ। प्यार बहनों का तो ऐसे ही होता है जैसे सहेलियाँ होती हैं, और हमारी वो बहुत अच्छी सहेली थी। बल्कि जहाँ भी जाती थी ना, वो अपना ऐसा तासुर छोड़ती थी कि हर बंदा उसका जिक्र करता था, हर महफिल में उसका जिक्र होता था। तो प्यार की इंतहा ये थी, वो कहती थी उड़ के मेरे पास आ जाए। कोई एक छुट्टी होती थी तो वो कहती थी घर ना टिके, बस सारी बहनें इकट्ठी हो जाएं। तो याद तो बहुत आती है। ये एक ऐसी हला आ गया हमारी ज़िंदगी में जो कभी कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड की कीमत वही जानता है जिसका ब्लड रिलेशन होता है। तो मियाँ बीवी का आपस में रवैया तो बेहतर था, लेकिन किसी के दिल में क्या है वो कोई नहीं जान सकता। बस कहते हैं घर का कोई डिस्ट्रीब्यूट था, अहले मोहल्ला बताते हैं। हम मुझसे तो वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन वालदा कहती हैं कि उनको कहती थी कि मामा जब वो मुझे आपके पास छोड़ के जाता है तो मोहल्ले वाले बताते हैं कि पीछे से पार्टी आती है मेरे घर देखने। तो उसने एक दिन डीलर को रोक के कहा, भाई मैं तो बेचना नहीं चाहती, तो आप क्यों पार्टियाँ ला रहे हैं मेरे घर में, आपको किसने कहा? तो कहता है बाजी आपके मियाँ ने कहा है। इसने जब अपने मियाँ से पूछा, उसने साफ इनकार कर दिया। उसने दूसरी दफ़ा कहा, भाई आप क्यों झूठ बोलते हैं, हमारे घर में लड़ाई डलवाना चाहते हैं? उसने कहा, बाजी मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि ये बेचना चाहते हैं। बस यही बातें उसने अपनी वालदा से की हैं, और ये कह के मामा बहनों को ना बताना, वो टेंशन ना लें, जो भी होगा ना अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने घर को बेचना, ये मेरी बच्ची का घर है, मैं इस घर में अपनी बच्ची को पलता बढ़ता देखना चाहती हूँ। यही बात हुई है अम्मी की। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर उसने कॉल की है, वालदा को कॉल की है, तो अम्मी डायबिटीज़ पेशेंट है, वो वॉक को गई हुई थी। तो सिस्टर ने उठाया, उसने कहा अम्मी घर नहीं है। जब अम्मी आई हैं तो उन तक मैसेज करने में किया गया। तो अम्मी ज़ाहिर है माँ को एक छठी सेंस काम करती है, कहीं कुछ मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको शको शुबात की वजूहत यही पैदा हुई कि पहले मेमूना को कॉल की गई, उसके बाद मेमूना ने जब फ़ोन अटेंड नहीं किया तो उसके शोहर को जब फ़ोन किया गया तो उसने कहा वो घर में आराम कर रही है, मैं बात करवाता हूँ। बात करवाने के बहाने उसने आपको उल्टा कॉल करके कह दी कि हमारे घर में आग लग गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि कोई इतना तो दुश्मन किसी का भी नहीं था, हमारा तो है ही नहीं है। तो उसने जब कॉल की कि आग लग गई है, और वालदा को पहले उसने कहा कि जी मैं तो दुकान पे हूँ। अब अगर उसको देखिए ज़हन है, काम करता है, अगर उसको मोहल्ले से कॉल चली थी आग लगे, तो सबसे पहले इंसान बताता है उसको जो घर के ज़्यादा करीब हो कि मुझे आने में टाइम लगेगा, सबसे पहले आप जाके देखें। ठीक है, इसने वालदा को कोई कॉल नहीं की। ऊपर से 2.5 साल की बच्ची है, तकरीबन 2.25 साल की, तो कभी भी दुकान पे उसको नहीं लेके गया। आज क्या हुआ कि बच्ची भी उसके साथ थी, घर को बाहर से इसने लॉक किया हुआ था, और फिर ये मेरी वालदा को कॉल करने की बजाय खुद मौके पे मौजूद है और मेरी वालदा को इतनी बाद में कॉल कर रहा है। और जब मेरी वालदा गई हैं तो ये ऑलरेडी मौजूद था, बेटी भी सेफ थी, जो हमारी बेटी थी वो ही नहीं मिल रही थी। आला हुकाम को क्या मैसेज देना चाहते हो? आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, इसके अलावा इमरान खान, सदर पाकिस्तान, दीगर पुलिस अफसरान को क्या मैसेज देना चाहते हो कि आपकी सिस्टर के साथ जिसने भी, चाहे वो अल्लाह देता है या कोई भी दूसरा इसका कातिल है,
क्या होना चाहिए? जी मैं इन सब से अपील करती हूँ कि मेरी बहन को इस तरह, जिस तरह ज़ैनब और नूर मुकद्दम केस को हाईलाइट किया गया और मेरिट पे इनका फ़ैसला सुनाया गया, मेरी बहन को इस कौम की बेटी समझा जाए और उसका भी मुकदमा आला अफसरान अपनी सरपरस्ती में हैंडल करें। मुझे आवाम से भी अपील करनी है कि मेरी बहन के इंसाफ के लिए मुहिम चलाई जाए ताकि उसको जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। और इसके बाद मैं यही कहूँगी कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा करने का कोई भी दरिंदा कभी ना सोचे। मेरे साथ उनकी फैमिली मौजूद थी। आखिर में उनकी बहन जो मुनज़्ज़ा इकबाल थी वो भी मेरे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ज़ैनब केस जिस तरह से देखा गया, नूर मुकद्दम केस जिस तरह से देखा गया, उसी तरह से आला हुकाम से मैं अपील करती हूँ कि मेरी बहन को जो है वो अपनी जो है निगरानी में इंसाफ दिया जाए। और अवाम से भी अपील की है कि मेरी सिस्टर के हक़ में जो है वो आवाज़ बुलंद की जाए और उसके कातिल को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। अभी जो है वो अपने मेज़बान वसीम साबिर को जो है वो कल तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।